Namaskar everyone. Welcome to the session today. We are on UPIF platform, that is Universal Privatist Intellectual Federation. A federation of Privatist Universal invites for open forum discussion. Today's topic is One Nation, One Election. एक देश, एक चुनाव. The question is, इस सुनने में देखने में तो बहुत सामान्य सी बात लग रही है, सामान्य बुद्धि से ठीक ही लग रहा है. कैलेंडर करेक्ट होना चाहिए ऐसा लगता है. और यह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव. तो इसमें जो है प्रस्ताव इतना लिमिटेड है. इसमें जो आपकी नगर पालिका है या पंचायत है, ये चुनाव इसमें शामिल नहीं है जो अभी का प्रपोजल है. तो अभी आप जानते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी एमपी का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मिजोरम का, तेलंगाना का चुनाव होने वाला है. एक नेशन एक चुनाव का मतलब है कि ये सारे चुनाव, जैसे अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसी तरह से 24 में आपको पता है लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का. तो इन दोनों के लिए हम क्लब कर देते हैं. कोशिश है कि 5 साल में कोई एक ही चुनाव कराया जाए. लोगों का कहना है, बहुत सारे विचार हैं जो आप लोगों से भी सुनेंगे कि इससे बहुत पैसे बचेंगे इत्यादि इत्यादि. तो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है ये साथ साथ कराया जाए, और यही आज का प्रपोजल है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे? एनीबडी प्लीज. देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच हैज बीन that it will be cheaper if all election held once in 5 years. So this is the one logic it has been given. And another is that all the time elections are going on. So maybe not, of course, the state government, but the central government feels that it's always almost whole year they are involved somewhere. एक दूसरा पहलू ये है. नमस्कार. नमस्कार. वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया. यस. ये आखिर सरकार क्यों पड़ी और क्यों इसकी जरूरत है? मेरे समझ से जी अपना समझ ही बताइए. पहले जो भी इलेक्शन होता था जी, जैसे सेंटर का इलेक्शन जो होता था, एमपी इलेक्शन, करीबन 2014 में करीबन 4,000 करोड़ के लगभग ये आया. फिर 19 में 7,000. अभी उसका और ज्यादा बढ़ने की संभावना है. ये एक सेंट्रल इलेक्शन का, एमपी इलेक्शन का हुआ. फिर स्टेट का जो इलेक्शन होता है वो काफी कॉस्टली होता है. हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट में इलेक्शन होता है. ये एक हो गया, हम लोग, हमारा जो कंट्री है जितना पुअर है उस हिसाब से इतना एक्सपेंडिचर काफी अननेसेसरी होता है. पहला चीज है, इसमें काफी पैसे जो हम लोग के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए हो सकता है, वो नहीं हो पाता है. दूसरा चीज है, हर समय इलेक्शन होते कहीं ना कोई स्टेट में होता है तो प्राइम मिनिस्टर प्लस जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है वो हर समय जहाँ इलेक्शन होगा वहां इन्वॉल्व हो जाएंगे. फिर वहां इन्वॉल्व होते वहां बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहते थे, तो उसके चलते बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क रुक जाता है. तो इन सब चीज को देखने के हुए हमको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये रियल में होना चाहिए. अब इसके क्या पॉसिबिलिटीज है ये तो जरूर इसके ऊपर जो कमेटी बनी वो अपना राय देगी, लेकिन मेरे समझ से ये हमारे देश के भलाई के लिए है. इसमें हम लोगों का काफी जो टैक्स पेयर्स है जी, हम लोग जब हम लोग सैलरी देखते हैं तो 30% हमारा सैलरी चला जाता है टैक्स में, और वो टैक्स इस तरह बर्बाद होता है तो हम लोग का एक आह निकलती है. आज के डेट में जब हमारी व्यवस्था आएगी, प्रभुत्व व्यवस्था आएगी, तो उस समय अलग ये इसका रहेगा. लेकिन आज हम लोग का जो सैलरी चला जाता है प्रत्येक माह करीबन 30 से 35 हजार रुपये हमारा टैक्स चला जाता है, जिससे हम लोग को काफी तकलीफ होती है. और वो पैसा इस तरह का इलेक्शन में और इस तरह की चीजों में अगर बर्बाद होता है, इसको हम बर्बादी बोलेंगे, तो ये काफी दुखदाई है. इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो तो हम लोग को इस सब चीजों में काफी बचत होगी, हम लोग को भी फायदा होगा. राइट. धन्यवाद. So thank you, Dada. Yeah, let us hear from Madhusudan ji. I thought, okay, Madhusudan ji, can you unmute yourself and speak, please? Thank you. Namaskar. Anyway, this is an interesting topic. I'm much involved in politics here in the United States, so I don't actually know what the foundation of the
or the cause of the topic is, because I'm not familiar with the situation in India, but I can talk a little bit about how things work here. Local elections are obviously controlled, well, not obviously, but local elections are managed locally. They have their own dates and times, and everything's done locally for local elections. But national elections are all done on the same day. In the same, well, not necessarily the same time, but at least based on the time differences, because we don't have one time zone in the US. But one of the reasons for having one election for federal on the same day across the whole country is because if you had national elections varied on different days and you had results published before all the elections were completed, the results of the elections could influence the vote. So you don't want the election influenced by the vote. So in that way, you try to do it all at the same time. But what's interesting is in the United States, even though federal elections are held on the same day every year, well, we don't usually have federal elections in odd number years, but in even number years. All elections are controlled and managed on the state level, so or the local level. So each jurisdiction is its own process for elections and how the polls are run and all those things. The only thing the federal elections control is the day of the election. So in some sense, the elections are still decentralized. And we're seeing the benefit of that, actually, because now we're seeing that there was some effort to influence the election in the last presidential election. And if there had been national control over the whole election, it would have been easy to influence that election. But it's very hard to have an influence on elections when elections are controlled even at the county level. So decentralized management of the election looks like it's very helpful, although it's good to have the federal election all at the same time. So what I was talking is, Dada was saying, but Dada, there is a fundamental difference. You will appreciate that. Ours is you have a presidential system at your place, whereas India follows the parliamentary system. So that there is a difference in the two, because at your place, if the president is selected once, so after that, if I'm right, whether it's in majority or minority, he has to continue for 4 years, whatever is the duration, isn't it? Whereas yes, but yes. federal elections are just more than just the president. It includes the whole Congress and Senate. Yeah. So whereas in India, if the government, the prime minister or the central government comes in minority, then government can fall anytime. And such system which we have following is, let me brief that, even the election which Britain holds, they had also in 2010 probably, they had come back to the one nation, one election at a time. But maybe 3 years back, they have withdrew it. And they have come back to the system which now we are following. That is another example. Another example is Germany. Is absolutely our system, which is persisting in India. And they also have a same fashion, same elections. जैसे हमारे यहाँ at our place, election takes place maybe 7 or 8 times, sometimes in a year, in many states, and of course, central election is at one time. But altogether, there are maybe 5, 6, 7 elections if you count the federals, that is the states. So that way, and they are not facing any problem. So why we are facing any problem? That's a question which my brother told, that maybe because we are a poor country and we cannot afford. If you go by the parameters which has been given by our statistical department, for example, Election Commission, Niti Aayog, and by the government, that falls around 10 rupees per voter per year. And this has been also calculated that even if you do entire elections once at a time, when I'm saying entire elections means only the
विधानसभा एंड लोकसभा इलेक्शंस, then the cost will come to 5 rupees per voter per year. So the cost is going to be just half. But whether this 25,000 in 5 years is worth, यदि हम जानते हैं अपने कंट्री को, ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे कि जैसे चावल में नमक या दाल में नमक के बराबर है ये कॉस्ट। असली कॉस्ट तो आपको हम सबको पता है कि एक एक कैंडिडेट के पास कितना खर्चा होता है, कितना खर्चा करना पड़ता है। अभी मैं किसी को सुन रहा था, अभी जो कर्नाटका का इलेक्शन हुआ है, एक एक जो कैंडिडेट हैं दे वर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 30 crore. But there are other reasons also. So if somebody else would like to talk on the subject, please. तो अब हम एक एक करके कुछ बातों पे आते हैं, जैसे कि यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, यह हमारा संवैधानिक ढांचे में भी परिवर्तन करेगा, ये भी सच्चाई है। यह जो हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय तंत्र की जो मूल आत्मा यह है कि संसद में जिस पार्टी का बहुमत है उसी का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। सो अभी जो सिस्टम हमारे पास है वो इसी तरह का है। जैसे राष्ट्रपति व्यवस्था कहते हैं ना, जैसे हम लोग अभी बात किए, जैसे यूएस यूनाइटेड स्टेट में है, और संघीय लोकतंत्र में जैसे कि इंग्लैंड है, तो इसमें काफी अंतर है। वहां पर जैसे मैंने अभी बात किया मधुसूदन जी से, चाहे वो संसद में बहुमत हो ना हो, राष्ट्रपति चुना गया तो वो बिल्कुल अपने मेजॉरिटी में नहीं भी है तभी उसको अपना टेन्योर पूरा करना है। सो हमारा जो सिस्टम है संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें जो है वैसी बात नहीं है। तो वी कैन नॉट कंपेयर विद यूनाइटेड स्टेट। जबकि संसदीय जो लोकतंत्र है उसमें सरकार 5 साल चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। जो अभी तक हमारा सिस्टम है उसकी धन्यवाद दादा, दिलीप दादा, जुड़ने के लिए थैंक यू। मैं कह रहा था कि अभी जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है संसदीय लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, वो 5 साल कोई सरकार यदि मान लीजिए बन भी गई, तो उदाहरण के लिए हमको याद आ रहा है हम लोगों का जब इंदिरा गांधी के बाद जब चरण सिंह जब चुने गए थे, तो जनता पार्टी और इनका एक और था कांग्रेस, जगजीवन राम कांग्रेस, और कांग्रेस आई, तो कांग्रेस आई ने अपना सपोर्ट दे करके चरण सिंह को जिता दिया था, इफ यू रिमेम्बर, और तो इसके बाद विड्रॉ कर ली थी और वो पूरी सरकार गिर गई। तो कहने का मतलब है कि इन इंडिया इट इज नॉट इजी, बिकॉज इसका जो हमारा जो मूल जो बात है वो ये है, यदि कोई सरकार अल्पमत में है तो वो गवर्नमेंट को नहीं चला सकती है, और सरकार इसलिए टूट सकती है और इसकी हमेशा डर बना रहता है। आपके पार्टी से कुछ लोग मान लीजिए चले गए, आजकल तो बहुत फ्रीक्वेंट हो जा रहा है, या आपकी पार्टी कुछ मान लीजिए इलेक्शन हार गई, या आपके कुछ सहयोगी दल जो थे आपसे मान लीजिए अलग हो गए, इसके तमाम कारण हो सकते हैं, तो आपकी सरकार जो है वो बीच में ही गिर सकती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसकी तमाम तरह की परेशानियां जो हैं अभी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना आसान दिखता है उतना आसान ये है नहीं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं ताकि वो बात दोबारा नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना था अभी डिबेट में, दैट 1952 में और 57 में जो इलेक्शन हुए, ये पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हुए। बात सही है, लेकिन इसके अंदर की कहानी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि पहली बार जो इलेक्शन है वो हुआ ही था 1952 में, 52 में, तो ऑब्वियसली वो एक साथ होगा। और फिर 57 तक किसी की गवर्नमेंट नहीं गिरी कर करके वो उस समय हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें एक साथ नहीं हो पाया, क्योंकि कारण यही है कि बीच में किसी की सरकार गिर गई तो विधानसभा या लोकसभा भंग करना पड़ता है, फिर से चुनाव होता है। तो ये प्रथा को कैसे रोक सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज आवर सिस्टम, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। सो एनीबडी वुड लाइक टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट प्लीज? भारती राज दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, विजय लक्ष्मी आप बोलिए, लेकिन टू द पॉइंट बोलिएगा, इसी टॉपिक पे बोलिएगा। बोलिए दीदी। नमस्कार आप सभी दादा और दीदियों को। आज का
जो टॉपिक है उसमें कुछ सब क्वेश्चंस भी मीतू दीदी ने रखा था जो बहुत अच्छे से था। इसमें पहला था कि उसका प्रोज क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोज क्या है। तो प्रोज में ये है कि उसका फायदा ये है कि कम पैसा लगेगा, एक ही बार, चूंकि एक ही बार इलेक्शन कराना होगा। नेशनल लेवल जो इलेक्शन है और फिर स्टेट लेवल इलेक्शन है, और तो वो एक ही बार करवाना होगा। दूसरा, जो पूरा मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पुलिस, उसको टाइम सेव होगा। अदरवाइज हर साल किसी ना किसी का इलेक्शन हो रहा होता है, कहीं विधानसभा का तो कहीं पे लोग अलग अलग स्टेट में हो रहा होता है, तो टाइम भी सेव होगा। नहीं तो हम प्राय, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि काफी टाइम इलेक्शन में चला जाता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पूरा ठप हो जाता है उन दिनों, तो वो टाइम सेव होगा। इसके अलावा प्रोज ये भी है कि जो वोटर्स हैं उनको भी इजी होगा कि एक ही बार जाना होगा और एक ही बार वोटिंग करना होगा, जिससे कि टर्नआउट भी बेटर होगा, क्योंकि जो लोगों को बस एक ही बार जाके अपने एमएलए या एमपी को सिलेक्ट करना है, दोनों को एक साथ। तो ये तीसरा फायदा है। इसके अलावा ये भी फायदा है कि जो कैंपेनिंग भी होगा वो एक ही बार हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है उनको भी सुविधा होगा कि एक ही बार अपना जो होगा कैंपेनिंग कर सकते हैं, और उन्हें पता होगा कि फिक्स 5 ईयर बाद ही नेक्स्ट होगा, तो उस हिसाब से वो अपना व्यवस्था कर पाएंगे। तो ये सारी तो प्रोज हैं जो हम सभी ने समझा ही होगा। अब हम इसके कॉन्स पे आते हैं कि इसका नुकसान क्या होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। तो जैसा कि दादा भी डिस्कस कर ही रहे थे कि इनिशियल फ्यू जो इलेक्शंस हुआ था वो एक साथ हुआ था, लेकिन उस समय दिक्कतें नहीं आई थी क्योंकि कहीं का डिसॉल्व नहीं हुआ था, तो इजी था। बट आज के डेट में क्या है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, किसी का 2023 में होना है इलेक्शन विधानसभा का, किसी का 2024 में होना है किसी स्टेट का, किसी का 2025, तो वो रिदम बनाना बड़ा मुश्किल होगा। ये चैलेंज है कि हो सकता है कि अभी मान लीजिए जिनका 2024 में इलेक्शन या 25 में होना है, तो वो 2 साल कैसे मैनेज करना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कॉन्स ये भी है कि जो सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि पूरा मशीनरी जो सिक्योरिटी है, पूरा मशीनरी, पुलिस वगैरह सब एक साथ पूरे ऑल अक्रॉस द नेशन में विधि व्यवस्था में इन्वॉल्व रहेगी, तो हो सकता है कि उस समय इंटरनल सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि जो लोकल उपद्रव है या जो भी निगेटिव माइंडसेट के हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इस समय का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन का ये कतई मतलब नहीं है कि एक ही दिन होगा, वो कुछ टाइम फ्रेम में हो सकता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बीच में वो पूरा एक साथ हो जाएगा। तो एक कॉन्स ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी पूरा डिस्टर्ब हो सकता है उन दिनों। दूसरा ये है कि लोकल पार्टीज जो हैं, क्योंकि वो एक लहर चलता है, किसी एक पार्टी डोमिनेंस हो सकता है, जिसके कारण जो छोटे छोटे पार्टीज हैं, रीजनल लोकल पार्टीज हैं, उनका हो सकता है उन बड़े आवाज में उनका दब जाए और वो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो ये जो लोकल पार्टीज है या स्मॉलर पार्टीज है, उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। इसके अलावा ये भी है कि अगर अगर डिसॉल्व का ऑप्शन रहता है बीच में, तो पार्टियां और जो लीडर्स होते हैं उनको भी एक प्रेशर रहता है कि बेहतर प्रदर्शन करे, बेहतर काम करे, नहीं तो उनको पता है कि 5 साल बाद ही होना है, तो वो थोड़े रिलैक्स मोड में रहते हैं और शायद उतना इफेक्टिव कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो ये कुछ तमाम कॉन्स थे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो क्या चैलेंजेस आएंगे। तो पहला चैलेंज तो ये है कि कुल 3 4 5 आर्टिकल है जिसको चेंज करना पड़ेगा, और पहले तो पूरा अमेंडमेंट करना होगा, एक दो नहीं, कम से कम 4 5 आर्टिकल्स में चेंज करना होगा। दूसरा चैलेंज ये है कि इतना ह्यूज मनी और इतना जो मशीनरी है उसको व्यवस्थित करना, एक साथ सिंक्रोनाइज करना। और तीसरा कि जो कि हम कॉन्स में भी डिस्कस किए हैं कि अब जिनका बाद में इलेक्शन होना है या जिनका पहले इलेक्शन होना है, वो कैसे मैनेज होगा, जिनका 3 साल बाद होना है या जिनका अभी जस्ट इलेक्शन 1 साल पहले हुआ है जैसे बिहार में, तो फिर उन लोगों का कैसे मैनेज होगा।
तो ये एक चैलेंज है। और साथ ही साथ ये भी चैलेंज है कि जो डिसॉल्व वाला जो प्रॉब्लम था कि फिर क्या पता वो बेहतर प्रदर्शन ना करे, क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आया और सरकार गिर गई तो फिर उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। और इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन था कि प्राउड के अकॉर्डिंगली कैसा होना चाहिए, तो जितना मेरा समझ है, लिमिटेड समझ है, उसके अकॉर्डिंगली बाबा ने कहा है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर सबको वोटिंग राइट मिल जाता है। तो इसीलिए जिस तरह से कैंडिडेट का कुछ पात्रता होना चाहिए, सिमिलरली वोटर्स का भी पात्रता होना चाहिए। सबको वोटिंग राइट देने से जिसके पास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हो सकता है, या मॉरलिस्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो सिलेक्ट भी गलत लोगों को करेंगे। और आज इसी विशेष साइकिल में हमारा कंट्री फंस गया है, नेशन फंस गया है कि अब वोटर से लीडर्स बन रहे हैं और लीडर से अगेन वोटर्स बन रहे हैं। तो अगर वो लोग कम कॉन्शियस है, उनका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लो है, तो वैसी बात है वो पार्टी कास्ट लाइन पे, किसी भी लाइन पे वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका राजनीति नीति से कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक जो नासमझ है वो उसका वोटिंग राइट, और एक जो समझदार है जो इस चीज का समझ रखता है उसका वोटिंग राइट बराबर होता है। तो इक्वल, और लास्ट में मेजोरिटी विंस इन डेमोक्रेसी, जिसके कारण वो एक डेमोक्रेसी का रूप ले लिया है। तो ये सारे पॉइंट्स थे क्वेश्चनरी के फॉर्म में। और लास्ट में यही होगा कि एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन लीडरशिप में आए, उनका क्या एलिजिबिलिटी हो। सिमिलरली कौन वोट कर सकते हैं, उनका एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और एक बेहतर सिस्टम होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम, राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आज के टाइम में अगर हम आप चाहेंगे पॉलिटिक्स में जाना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेट फंडिंग का कंसेप्ट नहीं है। दो एक गुप्ता कमेटी ने ये कंसेप्ट दिया था कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, जहाँ सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फ्री एयर टाइम मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म दे, जो भी करे गवर्नमेंट के थ्रू हो, ताकि वो डिस्पैरिटी ना हो ऑन द बेसिस ऑफ मनी, मसल, पावर। और साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी है उसको बेहतर और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा मॉरलिस्ट एज अ वोटर भी रहे और एज ए लीडर भी उभर के आए। तो इन्हीं सब पॉइंट के साथ वाइंड अप करेंगे दादा, बाकियों का थैंक यू सुनना दीदी। चाहेंगे। धन्यवाद दादा। आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर किए जो प्राउड से संबंधित हैं, और सही पूछिए तो एज ए प्राउडिस्ट आवर प्रेफरेंस विल बी कि पहले उन चीजों को एड्रेस किया जाए, दोज विल बी मोर प्रायोरिटी। जैसे इलेक्टोरल कॉलेज में जैसे आपने बोला, कैंडिडेट और वोटर दोनों की जो पात्रता जो है उसको पहले आंकनी चाहिए कि कौन आदमी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अभी तो जैसा आपने कहा, इतने ऐसे इलेक्शन को बना दिया गया है कि या तो आप करोड़पति हो, मैंने बहुत धनाढ्य हो, तभी आप सोच भी सकते हैं इलेक्शन में जाने का, और या तो आप समझ सकते हैं समाज के वैसे एलिमेंट हो जिसमें आपका इन्फ्लुएंस हो समाज पर। तो सही पूछे तो बेसिक चीज तो वहीं पर है ही नहीं। हमारे शब्दों में बोलिएगा तो मैं तो कहूंगा कि इन ट्रू सेंस यदि हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, तो आई डोंट नो कहाँ दिखती है। ठीक है, हम बहते जा रहे हैं, बात अलग है, बट डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस इज नॉट देयर। तो ये तो जब तक प्रवृत्ति नहीं आएगा तब तक तो खैर, इस व्यवस्था की हम लोग बात करें कि इसमें हम लोग और अच्छा क्या हो सकता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ, अभी आप देखिए जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे अभी आपने देखा होगा इजराइल में, अभी सब लोग न्यूज में पढ़ रहे होंगे, कभी नेतन्याहू आ रहे हैं, कभी दूसरा आ रहा है, फिर वो गिर जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें ये होता रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुमत नहीं रहने से आप उस सभा के नेता नहीं रह सकते, और उसको समय से पहले भंग करना पड़ेगा। और यही सच पूछे तो संसदीय व्यवस्था का यही मूल लक्षण है। सो ये समझना है कि यही सिचुएशन रहेगा और हम वन इलेक्शन वन नेशन कर लेंगे, इट लुक्स, आई मीन
if it's not impossible, it is not easy also. So anyway, so दादा आप कुछ बोलना चाहेंगे, दिलीप दादा? ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा है, आइडियली तो बहुत अच्छी लगती है, और यह सिस्टम ठीक हो तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। ये क्यों अच्छी व्यवस्था होगी, तो उसका एक्सटेंट तक जानने के लिए, हम इलेक्शन में कितना खर्चा करते हैं उसकी यदि हमारे पास जानकारी हो जाए तो लोग समझ में आएगा कि हम लोग ये तो नेशनल के रिसोर्सेज है ना, जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन पर्पज के लिए। वैसे तो गवर्नमेंट का जो बजट है इलेक्शन करने के लिए वो 5-10 हजार करोड़ से कम ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ 545 एमपीज हैं, करीब 4200 करीब एमएलएज हैं, और फिर हजारों में लोकल बॉडीज हैं, मतलब उनकी सीट्स हैं लोकल बॉडीज की। जी। एज पर इलेक्शन कमीशन एक एमपी की जो खर्चा करने की लिमिट है वो करीब 90 लाख रुपए रखी गई है। एमएलए की लिमिट 40 लाख रखी गई है, और लोगों की भी थोड़ी इससे कम है। यदि हम ये मान के चले कि 3 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं एमपी का, हम एक जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि लोग ज्यादा लड़ते हैं, और तीनों ने 90 लाख की लिमिट अपनी एग्जॉस्ट कर ली उस करने के लिए, तो कितना खर्चा करते होंगे? मतलब ये केवल एमपी का इलेक्शन हो रहा है तो करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए आता है। ये हमने बोला कि 3 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीनों 90 लाख की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर वहां तक पहुंच रहे हैं, तो ये 15,000 करोड़ का खर्चा आता है। 2019 का जो इलेक्शन हुआ था तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी अपनी स्टडीज थी। सीएमएस एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, उसने बोला कि 2019 के इलेक्शन में जिस समय की मेघा से लिमिट 70 लाख थी, अभी तो 90 लाख हो गई है, उसमें शायद 70 लाख की, 55,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए इलेक्शन करने के लिए। 55,000 करोड़ रुपीस का उनका अपना अनुमान था। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो हम लोग जानते हैं लोग। और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि खर्चों में शामिल नहीं है, जो पार्टी बहुत सारे ऐड देती रहती है, या वो बहुत सारे टीवीज को हायर कर लेते हैं, 2-2 4-4 घंटे का उनका डिबेट चलता रहता है, बहुत सारी पेड डिबेट्स होती है, उसमें वो पैसा देते हैं, बहुत सारी चीज उनका मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में नहीं होगा। तो हम मान लीजिए वो सीएमएस जो बॉडी है उसका एक एस्टिमेट 55,000 करोड़ रुपए का है, वो केवल एमपी इलेक्शन के लिए था। एमएलए इलेक्शन में यदि तो एस्टिमेट लगाया जाए जहां की 4,000 एमएलए होते हैं और 3 एमएलए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हालांकि लड़ते 10-15 हैं, लेकिन हम एस्टिमेट के लिए चलते हैं 3 को लेकर के, और वो 40 लाख का अपना जो इनकी लिमिट है उसके हिसाब से काम करते हैं, तो खर्चा आता है 50,000 करोड़ रुपए का केवल। तो एमएलए के इलेक्शन में हमारा जो नेशनल रिसोर्स है 50,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, ये तो हो गया जबकि बहुत हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। यदि इसको वास्तव का एस्टिमेट लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये 2 लाख करोड़ से कम का नहीं होगा, जिस तरह से खर्चे किए जाते हैं। खैर पूरे देश का और स्टेट के इलेक्शंस का डाटा हमको नहीं मिल पाया, तो मैं जस्ट जानना मतलब ये सोच रहा था कि जब 2 लाख करोड़ रुपए या 3 लाख करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए मतलब क्या हम देश को नहीं सोचना चाहिए कि इस खर्चे को क्या कम किया जा सकता है? चाहे लोगों का इंडिविजुअल पैसा हो या पार्टी फंड में पैसा जा रहा हो या किसी भी तरह से आ रहा हो, लेकिन है तो रिसोर्सेज। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया में जो इलेक्शन के जो खर्चे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा इंडिया में इसमें हो रहा है, इलेक्शन के नाम पर जो खर्चा हो रहा है, तो हम उस मामले में बहुत आगे पहुंच गए हैं। तो 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा है, इसको रेगुलेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो उनका अपना एक दलील जो चल रही है, यदि ऐसा कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें 50-60 हजार करोड़ रुपए वैसे भी कम हो जाएगा, क्योंकि वही पार्टी एमपी का इलेक्शन लड़ती है, वही पार्टी एमएलए का इलेक्शन लड़ती है। तो 6 महीने के बाद में जब एमएलए का इलेक्शन लड़ रही है
तो फिर वही प्रचार प्रसार चलता है जो एमपी के लिए उसने किया था। प्रचार प्रसार तो कोई अलग से नहीं होगा, केवल मुद्दे थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं कि कोई स्थानीय मुद्दों को लेकर के चल रहे हो। हालांकि जो नेशनल पार्टीज हैं उनके पास में कोई स्थानीय मुद्दा होता नहीं, वो सारे नेशनल लेवल के मुद्दों को लेकर के ही सारे इलेक्शन लड़ते हैं। और स्थानीय मुद्दों के नाम पर आजकल फ्रीबीज जो चल रहा है सिस्टम, वही एक रह गया है कि वही एक एडिशनल है जिसके हिसाब से वो कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह था कि अभी भारतीय राजनीति ने जो बताया प्रोज एंड कॉन्स, वो एकदम सही है, वही प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन जो ये एक्सपेंडिचर वाला जो पार्ट है, मुझे लगता है कि ये ओवर राइडिंग है। ये और जितने भी कॉन्स हैं उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए भले ही लेजिस्लेशन की अलग से आवश्यकता होगी, जो 2-4 एक्ट हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लानी पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स आने पर कम से कम 50% असेंबली से उसका अप्रूवल चाहिए होगा। यदि ऐसा होता है तो 2024 में कर पाना मुश्किल है, ऐसा लोगों का एस्टिमेट है। क्योंकि आप ये गवर्नमेंट तो मेजॉरिटी में है, वो एक्ट पास भी कर लेगी, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो असेंबलीज हैं 50% असेंबली, मतलब कम से कम 15-20 असेंबलीज में जाकर के उसको फिर से रेटिफाई करवाना, उसको पास करवाना, ये और उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो नहीं होगा। इसका एक ही मतलब एक और कि वो ये कर दें कि इस टर्म्स को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे इलेक्शंस नहीं करा करके 6 महीने और उसको वेट किया जाए और ये प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद से फिर वो इलेक्शन करवाए जाए। जो इलेक्शंस ड्यू हैं उनको भी असेंबलीज को भी एक्सटेंड कर दिया जाए 6 महीने के लिए, जिससे कि एक साथ इलेक्शन हो सके। और वैसे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वन इलेक्शन करने के लिए, अभी हम देखते हैं मतलब वेस्ट बंगाल एक स्टेट लेवल का इलेक्शन था, 8 चरणों में उसको इलेक्शन किया। यही मैं बोलने हाँ, वाला था, एक इलेक्शन में तो आप 8 चरण में जाते हो और बात कर रहे हाँ, हैं नहीं, इलेक्शन कर रहे हैं। और वहां की जो गवर्नमेंट थी कोऑपरेट नहीं कर रही थी, वो बाहर से फोर्स को लेना नहीं चाह रही थी, और उनके बहुत सारी अपने पॉलिटिक्स थी। अब ऐसी जगह पर ये पूरे देश का इलेक्शन करना होगा तो क्या कितनी मुसीबत आएगी। उसके लिए बहुत सेंट्रल को बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। आज जो ये फेडरलिज्म की बात करते हैं बेवकूफी वाले, क्या फेडरलिज्म है? ये तो देश तो एक है ना। हाँ, ये लगता है उनके ये राजघराने की प्रॉपर्टी है क्या जो चली आ रही है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो सेंट्रल को पॉलिटिकली मजबूत होना पड़ेगा। जब सेंट्रल मजबूत रहेगा तो स्टेट की ये जो दादागिरी है कि हम जो चाहेंगे करेंगे और जो सेंट्रल चाहेगा हम नहीं करेंगे, ये वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। जो हम लोग ने देखा है, जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो सेंटर का बहुत सारी बातों को जहां उनको लगता है वो नहीं मानती उनकी बातों को। जब तक कि उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर ना हो कि उनको सेंट्रल से एडिशनल फंड की जरूरत हो, तब तो झुक करके बात करेंगे। नहीं तो वो कहते हैं तुम अपना काम करो, मैं तो सीबीआई को भी नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता, हमारे यहाँ सीबीआई नहीं आ सकती, हमारे यहाँ कोई और कुछ नहीं आ सकता। वो हर तरह के रूल्स को लेकर के चलते हैं। तो एक हमारी वो अंदर कमी है। तीन जो जो कानूनी व्यवस्था है इसको काफी दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी ये वन नेशन वन इलेक्शन का काम जैसा हो सकता है। और और बहुत सारी बातें तो ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें एक चीज और भी है, ये जो एक कमेटी बना मिस्टर कोविंद के जो एक्स प्रेसिडेंट थे, हाँ। और उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है जिसमें कि 8 मेंबर हैं। मिस्टर कोविंद एक हैं और 7 मेंबर्स और हैं। तो उनको जो ये काम दिया गया है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट थोड़ा हरी में भी है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दें। हालांकि उस कमेटी को कोई समय की बाध्यता नहीं दी गई कि तुमको 10 दिन या 15 दिन में रिपोर्ट देनी है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जल्दी आप उसकी अपनी रिपोर्ट दे दो। जबकि लॉ कमीशन ऑलरेडी इसको रिकमेंडेशन दे चुका है कि वो जो इसका प्रीवियस लॉ कमीशन था, लोग ऐसा भी बोलते हैं इसके पहले भी 10 साल पहले 12 साल पहले भी इस तरह की बातें उठी थी 83 और में इस बार प्रपोजल उठी आया थी। था दादा, 83 में हाँ, आया था। 2017 में हमारे हाँ, अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं वही बोले थे।
2019 में इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में भी बोले थे, तो यही बोले। बात आ रही है मार्केट में कि ये पहले हाँ। प्लानिंग करके करना चाहिए था। हाँ बोलिए दादा। नहीं तो नहीं, मैं कह रहा हूँ लॉ कमीशन के द्वारा पहले भी 2 बार रिकमेंडेशन हो चुकी है, जिसको कि बाद में जो कुछ कमेटी बनी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब उनको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं लगा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं ये वही तो बात पॉसिबल थी। नहीं है, पॉसिबल नहीं है। या उसमें जो गवर्नमेंट्स रही होंगी वो अपने आप में मिनॉरिटी की गवर्नमेंट रही होंगी और उन्होंने रिस्क नहीं लिया होगा कि इस तरह को कुछ काम किया जाए। लेकिन ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो नहीं कर सकते। उनके पास लोकसभा में मेजोरिटी है और राज्यसभा में भी उनके कुछ अपने सहयोगी दल हैं जिसके द्वारा अपने बिल्स को पास करवा लेते हैं, तो वहां राज्यसभा उनको में पास होने प्रॉब्लम से नहीं तो है। विधानसभा में हो जाएगा। जी दादा। जी। और इनकी विधानसभा में भी 5-6 गवर्नमेंट, 5-6 इनकी गवर्नमेंट है जहां पर की विधानसभा है, और इनके जो सहयोगी हैं जैसे बीजेडी हो गया या आंध्र प्रदेश का हो गया या और कुछ जगह हो गई, स्टेट्स हो गई, वहां से भी वो पास करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने मिस्टर कोविंद से, मेरे पास 2 दिन पहले की खबर थी, मिस्टर कोविंद के पास में गए और उन्होंने इस संबंध में कुछ बातें की। क्या बातें हुई वो तो मीडिया में नहीं आई, लेकिन इसी संबंध में 2-4 घंटे उन्होंने बातचीत की। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट काफी हरी में है कि इसको किसी तरह से लाया जाए। हो सकता है इस सत्र में नहीं आए तो नेक्स्ट सत्र में विंटर सीजन, विंटर का जो सेशन होगा उसमें वो लेकर के आ जाएंगे, ऐसा ऐसा उम्मीद है। तो ये तो हो जाए तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा, नेशन के लिए अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है, लोगों की रुचि बनी रहेगी। नहीं तो जैसे कि बार बार इलेक्शन होते हैं, लोगों की रुचि नहीं रहती कि क्या अभी तो इलेक्शन हुआ था, फिर 2 महीने बाद फिर इलेक्शन हुआ, फिर कहीं बाई इलेक्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी को कोई उसके अंदर रुचि नहीं रहती। तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस में एक तरह की जो विचार हैं, एक समय में इलेक्शन होंगे तो उन विचारों का प्रभाव सारे जनमानस के ऊपर होगा, और जनमानस उस तरह से सोच करके एक जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट है उसको लेकर के आ सकती है, और मेरे ख्याल से ये देश के लिए अच्छा है। तो दादा आप सही बोल रहे थे कि ये जो देश में जो असली खर्चा है वह नहीं है जो सरकार परमिशन दे रही है, वो तो, बट वो भी जो है आप देखिए कितना बड़ा खर्चा है। सो वो तो आप सेव नहीं कर सकते। वो तो आप जितना बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 50,000 या 5,000 करोड़ कुछ बता रहे नहीं, थे। वो तो केवल एमपी इलेक्शन में खर्चा हुआ था लास्ट टाइम, हाँ सोचिए, तो वो लोग 2019 में। उसी खर्चे 2024 को में लेकर कितना के होगा लोग वो कर रहे एक हैं। अलग बात है। जी हाँ। जी। बट अभी ये मैं 2 लाख करोड़ का खर्चा है टोटल मिला करके, मेरे ख्याल से ना मेरा जो दादा, एस्टिमेट आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स आएगा। उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, दो जैसे लाख करोड़ कर्नाटका में चुनाव था दादा, वहां की जो कुछ बातें मैं कहीं देखा, ऑथेंटिक लोग हैं जिनका मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि कम से कम एक एक कैंडिडेट 30-40 करोड़ खर्चा करता है दादा। आई मीन दिस इज टू मच। और उनका कहना है कि जब मैं तेलंगाना में भी इलेक्शन होने वाला, जब उसकी बात कर रहा था तो लोग बोल रहे थे कि यहाँ वहां क्या, यहाँ तो लोग 100 करोड़ तक खर्चा करते हैं। तो ये बड़ा समझ में नहीं आता है कि आई मीन आम आदमी, जैसा दीदी बोल रही थी भारती दीदी, कि ठीक है कि ऐसा जरूर कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सपना दिखता है कि आम आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कहीं ना कहीं तो भयंकर लैकुना है। तो ये एक बात थी। और ये जो साइकिल है ना दादा, इसकी ज्यादा कंसर्न ये नहीं है, जो आप भी एक बात बता रहे थे कि मान लीजिए कि बीच में कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई तो उस समय क्या करेंगे, इसकी बहुत सारी बातें हैं जो कि लोग डिस्कस कर रहे हैं, विच आर रियली दादा कंसर्न। इसमें इसमें एक चीज मैं आपको जस्ट ऐड कर दूं। जी दादा। ये वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स है ना, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट उनकी तो कभी आ ही नहीं पाएंगे सिस्टम में। ये फिर बाइपोलर इलेक्शंस हो जाएंगे। 2 या 3 मैक्सिमम बड़ी पार्टीज होंगी, वही इलेक्शन का लड़ पाएंगी, क्योंकि यस, उनके पास में कॉर्पोरेट्स के फंड आते हैं। एकदम वो एकदम उनको वही लड़ इलेक्शन, पाएंगे इलेक्शन। यू राइट। हाँ, और वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई और लड़ ही नहीं सकता इंडिविजुअल हाँ। बेसिस पर। या हम लोग जो पीएसएस में हम लोग इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, हम्म। तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं लड़ सकते जी हम जी। लोग इलेक्शन।
हाँ। जी जी। तो बट कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब चुनाव आयोग के पास तो अभी ये ताकत है, 6 महीने का है कि 6 महीने आप आगे पीछे चुनाव कर सकते हैं, ये उसका अपने उसमें है। और वो करते भी लोग हैं, 2 स्टेट इलेक्शन यदि एक साथ कराना है तो वो लोग ऐसा कर लेते हैं, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल। बट फिर भी इस पॉइंट को भी लिया जाए तो वहां भी मान लीजिए कि 1 साल तक क्लब करते हैं यदि आप, तभी इट इज नॉट दैट इजी। आप ज्यादा चाहते हैं तो 6 महीने के लिए मान लीजिए 1 साल के लिए कर दीजिएगा, ये भी आप नहीं दादा, मान लीजिए दादा करेंगे। आप वो कुछ नहीं, वो बड़ी बात नहीं दादा, आप भंग कर दीजिए ना सारी असेंबलीज को, कर सकते हैं उसमें कोई, ऐसा पहले बार तो नहीं हो रहा है। कितने बार सेंट्रल गवर्नमेंट और भंग कर सकती है असेंबलीज को, और भंग करने के बाद फिर इलेक्शन होते हैं। तो ये मतलब ये वन टाइम प्रोसेस है, इट्स नॉट दैट ऐसा होगा हमेशा। फाइन फाइन फाइन, नहीं बात वही है दादा, मान लीजिए एक टाइम आपने कर लिया, अगली हाँ। बार यदि मिड टर्म में ही कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई स्टेट में मान लीजिए या सेंटर में, तो क्या हाँ। करेंगे आप? दैट इज नहीं नहीं, उसके लिए तो कमेटी बनी है ना, सजेस्ट करने के लिए कि ऐसे अवस्था में, ये तो कमेटी बनी है 8 आदमियों की। जी जी 8 या 2 आदमी एक्स्ट्रा, दो लॉ मिनिस्ट्री वाले लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सजेस्ट करेंगे दादा। वही देखिए, मान लीजिए भंग हो गई, तो फिर ये मान लीजिए ऐसा इलेक्शन होता भी है तो 2 साल के लिए होगा केवल, मतलब 3 साल बाद भंग हुई, 2 साल के लिए होगा, बात खत्म हो गई। वो 5 साल के लिए नहीं होगा फिर, मतलब आपकी जो एनुअल की एक हो गई, जैसे पंचवर्षीय योजना होती है ना, तो ये पंचवर्षीय इलेक्शन की योजना हो गई। बीच में है इलेक्शंस होंगे भी, फिर भी वो 2 साल के लिए होंगे, 1 साल के लिए होंगे। लेकिन वो यदि 1 साल से कम रह जाता है तो शायद नहीं होगा, तब फिर वो कहेंगे कि सबके साथ ही इलेक्शन हो जाएगा। 1 साल से और कम में तो अच्छा, चलिए चल हाँ, सकता है। और जो गवर्नर्स के रूल हमेशा होते रहते हैं, गवर्नर्स इसीलिए बने हुए हैं कि जब असेंबली फंक्शन नहीं कर रही तो गवर्नर्स के थ्रू वो काम होता है। दादा मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा, दादा बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ, इसी टॉपिक पे बोलिएगा दीदी प्लीज, थैंक यू। इसी टॉपिक पे बोल रही हूँ मैं। बोलिए बोलिए। जैसे मैं समझ रही हूँ, एक देश एक चुनाव, जी मतदान सूची एक बने, एक जगह एक साथ हो दोनों, लेकिन डेट अलग अलग होगा, और जो मतदान होगा वो दोनों का एक साथ होगा। तो इसका जो प्रभाव चुनाव का जो ये होता है प्रभाव किस किस पे पड़ता है, वो पॉइंट्स में पहले बताऊंगी, उसके फिर डिटेल में जाऊंगी किस किस पे प्रभाव होता है। तो गवर्नेंस, फाइनेंशियल, करप्शन और सोशल फैब्रिक, ये विषय जिन पे प्रभाव उसका असर पड़ेगा। जैसे मैं मराठी भाषी हूँ, थोड़ा सा गलती हो तो माफ कीजिएगा। तो गवर्नेंस में क्या क्या होगा, इलेक्शन मोड होगा कि पद्धति कैसी होगी, उस पे परिणाम हो। अगर बार बार लेंगे तो उस पर विचार करना पड़ेगा कैसे करना है, वो क्राइसिस होगा। पॉलिसीज पैरालिसिस होगा, बार बार चुनाव होता है तो पॉलिसीज पैरालिसिस होती है। क्या है कि जो योजनाएं हैं, जो वादे करते रहते हैं, योजनाएं की सुविधा दी जाएगी, तो बार बार होगा तो शॉर्ट टर्म होगा, तो उस पर वर्क नहीं होगा। और जो पॉलिसी है वो आगे जाएगी, मीन्स पोस्टपोन होगा उसका। और दूसरा है गवर्नेंस में स्टाफ पे बहुत ये होगा, उसका प्रभाव होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट है जो जनता के लिए सेवा में है, वो बार बार चुनाव होगा, तो जो सेवा उनके लिए है तो चुनाव के यहाँ जाएगा, तो जनता के यहाँ थोड़ा सा ये होगा। और टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाती है, तो टीचर भी इन्वॉल्व है उसमें, टीचर का भी है। और स्कूल अवेलेबल होता है चुनाव के लिए, जगह चाहिए, तो उसके लिए भी उसका प्रभाव करे। बार बार होगा तो उनका टीचर का काम वो अच्छे तरह नहीं कर पाएंगे जिसके लिए उनको दिया गया है। यह हुआ गवर्नेंस का। दादा अब मैं बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए बोलिए। और दूसरा पॉइंट है मेरा फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में बताया गया है 2014 में बताया गया है 2014 में इसका आंकड़ा है, अगर बार बार हम चुनाव कर रहे हैं तो 19,000 करोड़ जाएगा आंकड़ा। अगर एक साथ कर रहे हैं तो 4,500 करोड़ ओनली होगा। इसका मतलब है 1/4 उसका यूज होगा अगर एक बार होगा, तो 1/3 जो है हम 1/4 में कर सकते हैं,
तो 1/3 का क्यों करे, और 1/3 जो है वो डिफेंस, आरोग्य और कई कई योजनाएं जो समाज कल्याण के होगा उसके लिए यूज करिए। ये मेरा 3rd पॉइंट था। जैसे कि आपने बताया कि टैक्स का देखेंगे तो उसके माने ये टैक्स कुछ भी नहीं है, जैसे नमक बोले आप, वो सही है, लेकिन फिर भी वो फंड है तो वो अच्छी चीजों के लिए जाना चाहिए। ये हुआ फाइनेंस हुआ। और करप्शन क्या होगा, जैसे क्या बोलते हैं, इलेक्शन लड़ाना हो तो फंड चाहिए, तो फंड चाहिए इलेक्शन के लिए, तो वो फंड कहाँ से मिलता है, तो मेंबरशिप से। तो वो मेंबरशिप कौन होते हैं, पूंजीपति, यानी बड़े बड़े उद्योजक जो होते हैं वो पूंजीपति से फंड मिलता है। फिर करप्शन कैसे होगा, तो उनकी मर्जी से पॉलिसी, उनकी क्या बोलते हैं, उसके हित में जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, तो इनके हित की पॉलिसी बनाई जाएगी, तो यहाँ करप्शन होगा, इस पे असर होगा। और मेरा लास्ट है वो सोशल, ताना बाना, यानी समाजवादी, जातिवादी, भाषावादी में चुनाव में यूज किया जाता है। जैसे कि भाषावादी, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाया जाएगा तो हम मराठा है तो हमें ऐसे, एक उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि झगड़े होंगे बहुत सारे। अगर एक बार होता है तो ठीक है, लेकिन चुनाव बार बार होगा तो समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा और झगड़े बहुत होंगे। और राष्ट्रवादी का भी कभी कभी चुनाव में यूज किया जाता है, जैसे कि यूएस ने, ट्रम्प ने बोला था कि चीन से बचना है तो मुझे वोट दो, ये वो, तो युद्ध की भी बातें हो सकती। इसका एक असर है कि बार बार होगा तो युद्ध होगा। और भाषावादी तो बताए, जातिवाद बताए और समाजवाद, ये 4 यूज करेंगे और झगड़ा होगा। इनमें से एक शायर है, इंदौरी शायर, उन्होंने एक शायरी लिखी है, तो उससे पता चलेगा कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो कि देश में चुनाव है क्या। ये शायर ने उसके बारे में बताया है। इंदौरी जी की है, यस दीदी। हाँ, इंदौरी शायर, इंदौरी जी। और उसके बाद ही सोशल जो, और फिर वही टॉपिक पे आए, सोशल किस किस पे ये असर डालता है, तो स्कूल, टीचर्स और पॉलिटिशियंस, इन पे ज्यादा असर होता है। बार बार इलेक्शन करने से क्या होगा, अरे ये तो इलेक्शन, ये क्या है इनका झमेला, हम काम छोड़ के जाएंगे क्या, इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अगर एक बार होगा तो उनकी सहभागी, ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागी होंगे और उनका उत्साह बढ़ेगा और एक अच्छा प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। ये टॉपिक है। और मुझे इस बात से बोलना है कि अगर चुनाव में हम एक प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं तो वो उसके काबिल हो, जैसे दीदी ने बताया कि अगर कोई उसके बारे में बोलना तो उसको ज्ञान हो उसके। जैसे ना मैं तो मेरा बचपन का जो अनुभव है, जैसे ना मैं पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। ये क्यों है, क्योंकि मुझे मेरा समाज थोड़ा बहुत बैककास्ट का है, तो मेरे पापा वहां के अध्यक्ष थे कास्ट के, तो मेरे उसका प्रभाव कैसे पड़ा आपको बताती हूँ। मेरे डैडी बहुत वेल एजुकेटेड है, चाचा लोग बहुत एजुकेटेड है, लेकिन उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे कि वो एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं, और पॉलिटिक्स में क्या चला उसको पता भी नहीं। सिर्फ उनके दंडलशाही, क्या बोलते हैं आप, ताना दंडलशाही समझते, दादा मराठी में उसे दंडलशाही, जिसकी काटी उसकी भैंस। मेरे पापा ने मैंने उस बारे में पापा को बचपन में बोला कि अरे वो तो पढ़े लिखे नहीं लेकिन नगर सेवक हो गए, और आप इतना कष्ट किए तो आप वो काम कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं। तो मेरे पास यही आदर्श था, क्योंकि मैं बड़ा नहीं सोच रहा था। मैंने पापा को भी बताया कि ये क्या है डैडी, कि आप इतना अच्छा जानते हो पॉलिटिक्स तो आप नहीं कर पा रहे, और वो क्योंकि उसके पास पैसा है। मेरे पिताजी ने मुझे उस टाइम में उदाहरण दिया कि जिसकी काटी उसकी भैंस, इसका उदाहरण दिया उस टाइम। वो उसी तरह मेरे सामने आदर्श हुआ। तो मुझे उस टाइम में ज्यादा पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट नहीं था, जब मैं उससे मैं दूर ही रहती थी। लेकिन जब you have make your point, you are giving many examples. धन्यवाद दादा, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, विशेष करके आप जो सोशल ताना बाना की बात कही है,
तो हाँ काफी काफी इम्पोर्टेंट है. सो एनी अदर पर्सन वुड लाइक टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट प्लीज. नमस्कार दादा. हाँ मैं नमस्कार दीदी, थैंक यू. बिहार पर दादा. नमस्कार. बिहार में जो दो अपोजिट है वो एक होकर कोalition बना लेती है. तो अब यहाँ विरोध करेगा कौन? और सेंटर से इन लोग का अपोजिशन है. तो ऐसी स्थिति में तो सेंटर की पॉलिसी को तो यहाँ लागू करना अभी के समय में इम्पॉसिबल है. जब दो अपोजिट पार्टी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती थी वो दोनों एक हो गई है, तो अब इन लोगों को तो कोई हरा नहीं सकता है निकट के किसी इलेक्शन में, जब तक ये लोग आपस में नहीं टूटे. तो ऐसे कंडीशन में क्या ये लोग सेंटर की बात को मानेंगे, जबकि ये लोग उससे बिल्कुल अलग अपना सारा मत रखते हैं. बिहार में तो पता है पॉलिटिक्स का जनक है ये लोग. यहाँ से पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम शुरू होते हैं वो पूरे देश को परेशान करते हैं. अभी के सिनेरियो में तो बिहार में तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की बनाई हुई पॉलिसी को ये लोग किसी भी रूप में मानेंगे. ये तो जस्ट ममता बनर्जी वाली स्थिति हो गई है यहाँ. तो बिहार, बंगाल ये सब में तो अभी किसी भी हाल में आप लागू नहीं कर सकते हैं. बहुत यहाँ जो पब्लिक है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि पब्लिक पूरी कास्ट लाइन पे ही वोटिंग होती है. वो उसको कोई मतलब नहीं, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे वो हो जो भी हो, किसी को कोई मतलब नहीं हो, कास्ट लाइन पे ही मैक्सिमम वोटिंग करते हैं. तो यहाँ तो अभी बहुत दूर की बात है ये सब चीजें. दादा मैं बस इससे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ. धन्यवाद. तो ये तो जैसे दादा बोले, देखिए 2024 में तो ये संभव नहीं लग रहा है इतना भी जल्दी करेंगे तो, बट यस यदि इफ दे आर सीरियस 2029 में ऐसा हो सकता है. तो एनीबडी एल्स? भारती राज दीदी काइंडली स्पीक ऑन सब्जेक्ट. थैंक यू दादा. दादा कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे. पहला आपने एक सवाल पूछा कि अगर बीच में अगर माइनॉरिटी में चली जाती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे. तो दादा एक कंसेप्ट है, एक सोल्यूशन आइडिया है कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी या कैंडिडेट होगा जिसको सबसे हाईएस्ट वोटिंग मिला है उसको हम एज ए रिजर्व रख सकते हैं एज ए सोल्यूशन, कि कल को अगर पहला कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और जो भी है उसकी पार्टी गिर जाती है, उस कैंडिडेट को लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में सेकंड कैंडिडेट को किया जा सकता है. कई बार हम देखते हैं दादा एक वोट से कोई जीत गया है तो दैट मीन्स कि 49, हाँ बहुत कम मार्जिन से कई बार लोग जीतते हैं. तो कई बार ये भी होता है कि 51% लोग हैं जो फेवर में है और 49 जो है फेवर में नहीं है. दैट मीन्स कि 100 अगर पॉपुलेशन है तो 51 लोग जो है वो चाह रहे हैं कि वो आए और 49 नहीं चाह. दैट मीन्स 49 बहुत बड़ा चंक है जो नहीं चाह रहा है वो आए, बट स्टिल उसको उसके अंदर गवर्न होना पड़ता है. तो ये एक सोल्यूशन है उस क्वेश्चन का. इसके साथ ही साथ एक पॉइंट कॉन्स में ऐड करना था कि एक और डिमेरिट ये होगा कि हम कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, जो लोकल लेवल इलेक्शन है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है. जो हमारा पंचायत या म्युनिसिपैलिटी का है वो बिल्कुल इंक्लूड नहीं हो रहा है. तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये वन इलेक्शन है जब तक वो भी ना ऐड हो जाए. इसके साथ ही जो ये टॉपिक दीदी, हाँ दादा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और पंचायत लेवल भी इसके अंदर आएगा. ये जो प्रपोजल जो है, प्रपोजल है दादा, अभी जो अभी उसमें है, proposal, उसमें है 3 टायर इलेक्शंस की इसमें बातें हैं. दादा जो कमेटी बनी है ना मिस्टर कोविंद की, उसमें लोकल बॉडीज भी है, पंचायत भी है, सब कुछ है उसके अंदर. नहीं दादा, अच्छा. हम दो है, मैंने पढ़ा है. ओके ओके दादा, हम भी नहीं पढ़े थे होना इसीलिए है तो वही होना चाहिए. यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है. दीदी वो मिस्टर कोविंद की जो कमेटी बनी है उसकी बात है. उसके अंदर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो 3 टायर इलेक्शंस के लिए है, एमपी, एमएलए एंड लोकल बॉडीज. हाँ, अगर वो हो जाए तो बहुत बढ़िया है. और इसके अलावा हाँ दादा, इसके अलावा ये जो टॉपिक आया है, जैसे कि आपने भी बताया कि पिछले 2 रिकमेंडेशन जो आई थी लॉ कमीशन का, उन्होंने ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन का बताया था. और जैसे कि दिलीप दादा ने कहा, बात बिल्कुल सही है. उसके बावजूद भी आज ये टॉपिक क्यों उभर के आया है, तो हम सब समझते हैं इस चीज को कि अभी जो है बीजेपी रूलिंग पार्टी है और एक इंडिया नाम से एक ऑपोजिशन सब लोग मिलके एक कोalition पार्टी बनाए हैं. तो अभी जो बीजेपी लहर, उसमें भी मोदी लहर का जो कंसेप्ट है, और बहुत सारे, जैसे कि अभी पूनम दीदी भी बता रही थी कि बिहार, बंगाल वहां नहीं चल पाता है, या नॉर्थ ईस्ट या साउथ के कुछ जो रीजनल पार्टी जहाँ के लोकल पार्टी बहुत स्ट्रांग है वहां नहीं चल पाता है. तो उनका एक ये टैक्टिस है कि क्यों ना इस, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन जो नीड ऑफ द आवर भी है उसका यूज करके एक अपना एक डोमिनेंस बनाए. इसीलिए हम सोल्यूशन में लिए थे कि
डायरेक्ट ये लाने से शायद वो उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें जो बुनियादी चेंज है वो लाना होगा, जैसे कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, वोटर का एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट, तब एक्चुअल सेंस में ये जो है कंसेप्ट जो हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छा राजनीति हो, एक अच्छा गवर्नेंस बने, वो आ पाएगा। थैंक यू दादा। आइडियली स्पीकिंग ही शुड हैव, जब वो उन्होंने खुद ही उठाया था 2019 में, उसी समय कमिटी बन जाती, देन इट वाज श्योर टू हैपन और नॉट टू हैपन, हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहता। दादा एक और नया रेफरेंस मैं लाया हूं, जैसे कि जर्मनी में क्या होता है, यदि इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग बात करने के बीच में किसी गवर्नमेंट गिर गई, तो उसमें बात आती है कि वही गवर्नमेंट चलेगी जब तक कि दूसरा गवर्नमेंट किसी से मिल करके न बना ले, मतलब उसको गवर्नमेंट देना ही पड़ता है, मतलब ये आपकी जिम्मेवारी है, यदि आप नहीं बना पाए देन लेट मी हैव अ डिफरेंट गवर्नमेंट। तो ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट था कि अनटिल यदि आप दूसरा गवर्नमेंट नहीं बनता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो लोग ऐसा नाम देते हैं। दैट वाज अ न्यू थिंग विच इज देयर, इसलिए वहां पे ऐसे होने से, जबकि वहां पर देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं है वहां पर, हमारे यहाँ तो कम से कम वो भी है, बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग। दादा हम लोग यूरोप से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, हम लोग बड़े जाहिल, बहुत नीचे दिमाग वाले लोग हैं। हम जर्मनी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा उनका जर्मनी सिस्टम ऑलमोस्ट सेम जर्मनी है, ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए। नहीं 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 दादा, जर्मनी काफी डेवलप कंट्री है, आप वहां बिल्कुल जाकर आई देखें। एग्री, आई हाँ, एग्री, आई एग्री। तो उससे हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते ना। हमारे यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, बहुत ही लो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। और पॉलिटिक्स में तो क्रिमिनलाइजेशन इतना ज्यादा है, जिस वो बिहार की बात हम वो कर रहे हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड है, मतलब आप समझ ही नहीं सकते वो क्या पॉलिटिक्स करते हैं। वो तो बोले जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके अलावा उससे ज्यादा कुछ जानते ही नहीं, वही उनके लिए पॉलिटिक्स है दादा। तो हमारे देश में जहां पर कि लोगों की जागरूकता बहुत कम है, या जागरूकता होते हुए भी हम प्रभावशाली लोगों के पीछे ही रहने में अपने आप को सेफ समझते हैं, हम अपनी आवाज नहीं उठाते, तो क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों को। तो वो समय लगेगा इंडिया में कि लोग इस तरह की प्रोग्रेसिव बातों को सोच समझ सकें, आगे बढ़ सकें। राजेंद्र दादा, मैं आपके पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी। आपने सही बोला, जर्मनी, सिमिलरली यूएस में भी ऐसा कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए हेल्थ मिनिस्टर है, तो सिमिलरली एक शैडो होना चाहिए, मतलब अपोजिशन पार्टी से भी एक हेल्थ मिनिस्टर रहेगा, एक या और भी कंट्री हो सकता है, अभी करंटली माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन है ऐसा व्यवस्था है कुछ कंट्री में जहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट, शैडो गवर्नमेंट होता है। मतलब जैसे एक प्राइम मिनिस्टर तो उनका भी एक प्राइम मिनिस्टर, उनका भी हेल्थ मिनिस्टर, और कल को अगर रूलिंग पार्टी का अगर गवर्नेंस काम नहीं कर पा रहा है तो उनका जो है जो अपोजिशन का है वो एज ए ऑल्टरनेटिव वहां पे रहता है। और एक और अच्छा पॉइंट है वहां पे कि हेल्थ मिनिस्टर का फील्ड जो होना चाहिए, मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब जो जिस मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहे हैं, ऐसे नहीं कोई भी पहुंच जाए, उसको उस चीज का थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई भी नहीं होगा, वो जिसको एग्रीकल्चर का जानकारी है वही बनेगा हेल्थ मिनिस्टर इस तरह का, तो उससे एक बेटर डिसीजन मेकिंग बनता है। यस सर, दादा बोल रहे हैं ना कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहां पर कि राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बन सकती है। तो फिर अब ये उसका बैकग्राउंड होगा या होगा, ये कोई मतलब नहीं रहता। हमारे यहाँ तो कोई भी XYZ भी कोई भी आकर के कुछ बन सकता यस है। दादा, तो उसी में सुझाव है ये कि ऐसा होना चाहिए, से और बेटर गवर्नेंस हो पाए। लेट अस टॉक ऑफ व्हाट प्राउड सेज, क्योंकि बाबा तो बहुत आउटराइट बोल देते हैं कि फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एटलीस्ट 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दैट इज द मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मस्ट बी गारंटीड, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात है मास एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज फॉर द सक्सेस। तो ये जो बात है जर्मनी जैसे दादा बोल रहे थे, सो दीज आर द फंडामेंटल डिफरेंस। फिर मोरालिटी की जहां तक बात आती है, बाबा कहते हैं मोरालिटी इज द सेकंड फंडामेंटल फैक्टर ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे यहाँ तो मोरालिटी आप समझ सकते हैं, तो यहाँ तो डेमोक्रेसी cannot succeed, बाबा का स्टेटमेंट है कि unless 51% of the population is rigidly follow the principle of morality. I mean you can understand where we are. And एक और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट जो अभी दादा बोल रहे थे कि where corrupt and immoral persons are in the majority, the leadership will be inevitably be elected among
them among these immoral people. So we have to accept it. Unless the society is going to that height, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, जिसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, याद दीजिए। सॉरी दादा, वो what you are saying, please repeat. Immorality के लिए आपने क्या कहा? When more and more politicians are immoral, then what will the out? ये स्टेटमेंट है कि where corrupt and immoral persons are in the majority, the leaders will inevitably be elected among these immoral people, and that is what we are Okay. facing. Who Yes, are yes. there? Thank you दादा. दूसरा दिन thirdly बाबा का स्टेटमेंट है that सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो कॉन्शसनेस है विच इज टिपिकली मिसिंग। आप कल्पना करिए कि जहां पर 80 करोड़ जनता जो है वो आपके 5 केजी अनाज पर आश्रित है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट दे विल यूज देयर ओन विजडम टू वोट? Obviously, it will be very easy for people to get them diverted by their tall talks or by dramatics. So, ये जो कुछ बातें हैं जो दादा बोले तो मेरे को याद आ गया कि जर्मनी वी कैन नॉट कंपेयर विद, लेट अस थिंक इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेवल। या तो ये एक पॉइंट है दादा। और कुछ पॉइंट है दादा? थोड़ा प्रौद के बारे में बताइए। प्रौद जो है सेलेक्टिव इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, व्हाट इज दिस electoral college, so that at least this is the point which we should know at this stage how we are different. ओके जो बाबा ने जो व्यवस्था दी है, जिसको प्रौत में जिस व्यवस्था का नाम है, तो अभी जो भारतीय राजनीति बोल रही थी उसी लाइन में वो उन्होंने कुछ बातें की। तो जो इलेक्शन होगा तो जो कैंडिडेट्स हैं उसका अपना उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी, जो वोटर्स हैं उसकी भी अपनी कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी, जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस को मीट करना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन में ये कोई मतलब तब तक वो डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो जीत गया जब तक कि उसको मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल जाते। ये बाबा ने सिस्टम दिया, मोर देन 50% उसका होना चाहिए। तो वो 50% कैसे होगा कि मान लीजिए एक आदमी है, इलेक्शन लड़ा लेकिन उसको 40% मिला, वोट्स मिले, तो बाबा बोलते हैं कि उस सिंगल आदमी को फिर से सारे लोग मिलकर वोट देंगे, और वो वोट क्या होंगे कि कौन उसको चाहता है कौन नहीं चाहता है। तो ये जब तक कि उसको 50% से ज्यादा लोग नहीं कह देते हैं कि वो चाहते हैं, तब तक उसको वो विनर नहीं होगा। ये ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो री-इलेक्शन होगा। यस। तो बाबा बोलते हैं कि जो पहले जो इलेक्शन लड़ चुके हैं वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ब्यूटीफुल। हाँ, तो जो प्रौद का जो सिस्टम बाबा ने दिया उसमें कहते हैं कि मान लीजिए 15 लोग इलेक्शन लड़े थे और लास्ट में जो एक आदमी जो 40% पाया, उसके अगेंस्ट में लोग 60% वोट दे दिए, तो फिर वो डिबार हो गया, वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गया। फिर जो इलेक्शन होगा उसमें नए लोग ही आकर के इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर उसमें जो 50% से ज्यादा जिसको मिलता है वही आकर के उसको विनर होगा। तो इसमें यह होगा कि अभी देखिए आज के डेट में बीजेपी को, जो कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में, 32% 33% उसको वोट, तो 70 मतलब 68% लोग तो उसके अगेंस्ट में है ना। तो वो मेजोरिटी की गवर्नमेंट कैसे हो गई? हाँ, ये तो उसके सारे जो लोग जीते हैं, जो 50% से कम वोट पाए थे, ये तो उनका फिर से इलेक्शन होता, ये लोग उसको 70% 80% वोट देते, तब वो मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती थी। तब क्या होगा कि लोगों का विश्वास होगा सरकार के ऊपर। आज हमारा किसी कैंडिडेट के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो 20-25% लेकर के वो मेजोरिटी वोट होकर के जीत जाता है। तो प्रौत में बाबा ने इस बात की व्यवस्था की है कि कैसे इसको इलेक्शन चुनाव में हो और कम से कम 50% उसको वोट मिलने चाहिए। और इसके बाबा ने एक चीज और भी बोली, जो भी इलेक्शन लड़ रहा है वो पहले अपना खुद का मैनिफेस्टो देगा कि वो क्या करना चाहता है। मान लीजिए वो 3 साल, हमारे यहाँ 3 साल की व्यवस्था है, ये गवर्नमेंट में 5 साल चल रही है, तो हमारे प्रभुत्व में 3 साल की व्यवस्था है। तो 3 साल की व्यवस्था में वो उसको लिख करके देना होगा कि हम ये काम करने वाले हैं।
इलेक्शन जीतने के बाद में यदि वो काम वो नहीं किया तो बाबा ने कहा कि रिकॉल करने की भी सुविधा होगी। लोग उसको फिर जाकर के एक जनमत के हिसाब से उसको वापस बुला सकते हैं कि भाई जो तुमने कहा था, और वो जो चीज देगा वो लिख करके देगा। ये मुजमानी मतलब बात नहीं होगी जो हमारी प्रभुत्व की व्यवस्था में है। तो वो जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है तो वो उसको लिख करके देगा कि हम ये काम करना चाहते हैं, और वो यदि वो काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो वो वापस उसको बुला लिया जाएगा। इस तरह की मतलब व्यवस्था समाज बुला लेगा, जिस समाज को रिप्रेजेंट करता है दैट समाज जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उसको बुला लेगा। फिर बाबा ने बोला कि जो हमारी पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो अभी चल रही है ये व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे कि अभी क्या होता है कि हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम एमपीज को चुनते हैं या एमएलए को चुनते हैं, और एमएलए फिर अपना चीफ मिनिस्टर चुनता है या प्राइम मिनिस्टर चुनता है। तो अभी जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे लालू जी का इलेक्शन रद्द हुआ, उन्होंने राबड़ी देवी को बैठा दिया। राबड़ी देवी को किसी ने वोट नहीं दिया था। कोई भी बिहार की जनता ने राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर होगी उसके लिए वोट नहीं मिला था, लेकिन उसको बैठा दिया। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं, ये सिस्टम जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो इलेक्शन से लोग इंडिविजुअल लड़ेंगे और इसमें से जो जीत करके जाएंगे फिर ये अपना नेता चुनेंगे। तो जैसे एमपी का 500 आदमी, 545 आदमी जो भी हमारे हैं, वो वहां पर गए और उन्होंने फिर अपने आप से उनको एक नेता चुनना होगा अपने में से, उसकी एक प्रोसेस होगी। और वो फिर एक बार उसको चुन लिया तो वो 3 साल या 5 साल के लिए उनका नेता हो गया और वो उसको चलाएगा। तो वो ये हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी की बात है वो पार्टी लेस डेमोक्रेसी है। यस, इसमें क्या होगा कि अभी जो भी कैंडिडेट होता है वो कितना भी गधा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, क्रिमिनल हो, लोग वोट देते हैं कि मोदी को हमने देखा या नीतीश कुमार को देखा या लालू साहब को देखा, इसको हम देख करके वोट देते हैं। तब अब ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा कि आप अपना जो कैंडिडेट है वो अच्छा है कि खराब है उसको देख करके आप वोट देंगे, और ऐसे लोगों की संख्या ही फिर वहां जाएगी, असेंबली में या पार्लियामेंट में जाएगी। तो ये प्रभुत्व के सिस्टम में है। दो चार चीजें दिमाग में आ रही थी आप तो मैंने इमेजिन कहा कर सकते हैं कि वो सिस्टम कितना अच्छा होगा। एंड दादा, आई हैव गॉन थ्रू कि दीज पीपल हैव टू फेस द पब्लिक फर्स्ट, क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें पब्लिक उनको समझ पाएगा कि इसका आर्गुमेंट क्या है, ये हमारे लिए क्या कर सकता है, कितना स्मार्ट है। आई मीन केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी होता है वहां पर। सो दिस इज अ वंडरफुल सिस्टम। अभी जैसे दादा, जैसे अमेरिका के सिस्टम, बाबा ने कहा कि हमारे सिस्टम से अमेरिकन सिस्टम इज बेटर, और उसको हम आज देख भी रहे हैं। ये आपने आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग देख रहे हैं। विवेक रामास्वामी को आपने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत सारा उसके वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया में, जो कि कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल यूएसए में प्रेसिडेंट के लिए, विवेक रामास्वामी। अब वो जो बातें करता है सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका वो जवाब दे रहा है। लोग उससे कन्विंस हो या नहीं हो, लेकिन उसका अपना एक दबाव है। तो वहां पर क्या है कि उसकी एक ओपिनियन फॉर्म हो रही है वहां के लोगों के बीच में, और हो सकता है वो कल वहां का प्रेसिडेंट बन जाए। जिस तरह की उसकी ओपिनियन है, जिस तरह के उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है हर एक विषय पर, चाहे वो रिलीजन हो, सोशल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, किसी भी सिस्टम पर आप उससे बात करेंगे, he has to answer and he has to answer convincingly, and there has to be balancing. It's not that कि हमने यहाँ कुछ और कह दिया, कल को कोई और क्वेश्चन किया तो कुछ हमने कुछ और कह दिया। मतलब आपका जो मेंटल फ्रेम है वो ऐसा होना चाहिए कि आप एक विचार के आदमी हैं, ऐसा नहीं कि आप बीपीएल बेबंदी के बात करें। हाँ, ऐसा नहीं है, नटसेल में कपटाचरण नहीं है। कपटाचरण नहीं है यार, कपटाचरण नहीं है। दादा, आपकी बात से मेरे को एक बात याद आ रही है। आप लोग भी एक वीडियो देखे होंगे सुनक का एक वीडियो देखे होंगे, अभी जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, तो सुनक क्या है? वो जब आता है तो उसका जो अध्यक्ष है उसे इतना बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछता है, एंड ही हैज टू आंसर कि व्हाई यू डिड नॉट कम यस्टरडे। बोला कि हम पार्टी में थे। आई मीन आज छोटी इस बात को सोचिए थोड़ा, हाउ मैच्योर दे आर,
बोला कि जब और लोग तुम्हारे पार्टी में गए थे, वो 4 आदमी आ गए, तो तुम क्यों नहीं आए? जैसे छोटे बच्चे को क्वेश्चन करते हैं एंड ही हैज टू आंसर। आज तो जो गवर्नमेंट है उसे कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकता है, मतलब अजीब सा सिचुएशन। सो आई वांटेड टू से दैट वी आर क्वाइट at a back seat as far as democracy is concerned. We have to improve a lot, and at least there should be a morality in society so that everyone feels एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन हमारा लेवल नहीं है, एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक इसको yeah, it's a key fundamental requirement. Time is up, and let us call it a day, and thank you very much for joining. So join us. Acha, I have Satyashanand. he is there. Satyashanand Dadaji, can you join us and end the session with your few words? नमस्कार। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे विचार रखे, और वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात आई है, जिस किसी ने भी ये कहा है कि छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएगी, ये एकदम सत्य है कि लोकल कोई भी लीडरशिप जो है वो समाप्त हो जाएगा, और ये जो बड़े बड़े जितने घास राज है वो बचेंगे। लीडरशिप बनती, नया नया नेता पैदा होता, वो चीजें खत्म हो जाएगी। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी है, 3 बार में इलेक्शन होता है तो वो अपने मेंबर्स को वहां ले जाकर के लड़ा। जैसे मान लीजिए दिल्ली का छोटा एक पार्टी है, वो जाके उसके पास समय था तो पंजाब में कॉन्सेंट्रेट किया, पूरा मेंबर्स को उठा के ले गया, जनबल लगा दिया, और वहाँ जब तो जो पॉलिटिकल पार्टी, छोटी पॉलिटिकल पार्टी आपको विस्तार कर सकती थी, उसका विस्तार रुक जाएगा, और ये जो बड़ी बड़ी है वही रह जाएगी, बड़ी मछलियां रहेगी, छोटी तालाब की सारी मछलियां खत्म हो जाएगी। ये जो भी है वन नेशन वन इलेक्शन जो ये बताया जा रहा है कि इतना कम कैसे खर्चा न हो जाएगा, बाबा की बातों को लेकर चर्चा किया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट कीजिए दादा, राजेंद्र दादा अनम्यूट कीजिए। सॉरी यस। हाँ वंदना दीदी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? टाइम इज अप, 1 मिनट में कंक्लूड करें यदि कुछ पॉइंट्स है। हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार दीदी। हाँ दादा, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि जैसे क्षेत्रीय दलों की बात हो रही थी, तो क्षेत्रीय दलों का खत्म होना और बड़ी पार्टियों का ही सिर्फ रहना लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक नहीं होगा दादा? जी दीदी बिल्कुल। हर किसी की आवाज, लास्ट मैन की आवाज सुनी जाए, ये है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का अंत होना किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। ये किसी तरह से हम फिर मोनार्की की तरफ बढ़ते जाएंगे। यही स्टेट में मुझे लगता है कि जैसे स्टेट में किसी कारण से कोई पार्टी अल्पमत में आ जाती, वन नेशन वन इलेक्शन के अगर उस पे चले, कोई पार्टी अगर अल्पमत में आ जाती है मान लीजिए, तो क्या करेंगे? गवर्नर रूल होगा तो फाइनली ये है कि एक जो बड़ी पार्टी है, सारा रूल उसी के हाथ में है, फाइनली बातें उसी के हाथ में, चीजें उसी के हाथ में। तो ये चीज क्या लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं होगी? और बीजेपी का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। राइट विंग का जो ऑपरेशन है वो ये मोनार्की की तरफ ही है। ये क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को? तो इस तरह से स्टेट्स को कंट्रोल करना, जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बची हुई है उसको एंड अप करने की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। और सेकेंडली, जैसे अभी कुछ बोल रहे थे, तो मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगी कि जैसे बोल रहे थे मोरालिटी नहीं है, एजुकेशन और मोरालिटी को को रिलेट कर रहे थे, दोनों का मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है। मोरालिटी एक अलग इशू है। बहुत सारे एजुकेटेड लोग आपको इमोरल बड़े बड़े पदों पे मिल जाएंगे। तो ये तो एक एथिक है जो इनकलकेट होता है फैमिली के द्वारा। तो मोरालिटी और इसका कोई एथिक्स की बात कर रहे हैं। जी
मेरे ख्याल से कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम थोड़ा भी गहराई से सोचे दादा, तो ये मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप होगा। मतलब ऐसे मेरी बात इतनी वैल्यूएबल नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट नो मास्टर नो ऑफ नो दिस नो 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 टॉपिक ऑल्सो। दीदी, ये प्लेटफॉर्म ही बनाया गया था सबको अपना व्यू देना है। यू आर गिविंग योर व्यू एंड द एंटायर मीडिया इज फुल ऑफ योर व्यू। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, इट इज नॉट दैट यू जी आर जी ओनली अलोन। बहुत जी। लोग हैं जो आपकी बात को तो सपोर्ट कर रहे हैं। यस हाँ दादा, तो और खर्चे वगैरह की बात है, तो वो खर्चा जैसे आपने ही बोला कि आटे में नमक की तरह है, वो जी बहुत छोटा खर्चा जो बच जाएगा। और एक दीदी जैसे बोल रही थी कि बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं और इस तरह से वाइंड अप होके एक में हो जाना चाहिए। तो अगर इस दिशा में सोचें कि इलेक्शन का होना, अभी इलेक्शन हो पा रहे हैं तो हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारे कुछ लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। तो हमें तो इलेक्शन एक उत्सव है दादा, लोकतंत्र का उत्सव है। इस वाक्य को हमको गहराई से समझने की जरूरत है कि हाथ में कुछ बोलने के लिए है। और अगर इस तरह से हम सोचें कि जल्दी वाइंड अप हो जाए, कम हो जाए, तो जो रूलिंग पार्टी है, जो जिसके पास बेहिसाब पैसा है, या जो बड़ी पार्टी है, मतलब बिग प्लेयर है, जी सिर्फ जी और सिर्फ सब कुछ उसके हाथ में चले जाएगा। बिल्कुल तो सत्य एक शाह यही लोकतंत्र बात की कह रहे हैं। हत्या करने की तरह है। और इस गवर्नमेंट की तो ये तो इनका वर्किंग स्टाइल ही है कि जब भी ये बैकफुट पे आने लगते हैं, ये एक नया शगुफा छोड़ देते हैं। तो Yeah, इस चीज को दीदी, बिल्कुल this समझा जाए। country is divided in many views, so you can give your views. आप सही बोल रही हैं। Yes. या थैंक यू फॉर गिविंग मी द लिबर्टी दादा। तो मैं यही सोचती हूँ कि मतलब कि अब ये नया शगुफा है हाँ ना। ठीक है दीदी, ऐसा ऐसा लगता भी है, कई लोगों को ऐसा लगता है। यस यू आर राइट, मे जी बी राइट यू आर। जी जी। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जिन पे बात होनी चाहिए, उनको बैक या कैंप पे करके एग्री हमेशा ये एग्री नई नई एग्री, चीजों में उलझाना। ये कहेंगे ले भी है दीदी, आप सही बोल रही हैं। सो चूंकि ठीक है, समय थैंक यू दादा। खत्म हो गया है, थैंक so let us wind up. Thank you very much everyone for having यू। patience and given your views